नमस्कार, सेहत और जिंदगी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं जयश्री। आज के समय में महिलाएं किसी भी क्षेत्र में किसी से कम नहीं है, लेकिन महिलाएं अक्सर ऑफिस, घर के कामकाज और बच्चों की देखभाल में अपनी सेहत का ध्यान रखना भूल जाती हैं, जबकि महिलाओं को अपनी डाइट का खास ख्याल रखने की जरूरत है। पीसीओडी, डायबिटीज, मोटापा जैसी समस्याओं से बचने के लिए उन्हें पौष्टिक आहार की जरूरत होती है। अक्सर महिलाओं में अनीमिया की शिकायत भी देखी जाती है। इसका एक कारण पोषक तत्वों की कमी है। तो महिलाओं को अपनी डाइट में क्या शामिल करना चाहिए, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डाइटिशियन डॉक्टर सुरभि पारिक जी। सुरभि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सुरभि जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे, एक महिला को हर रोज कितने ग्राम प्रोटीन, कार्ब्स, कैल्शियम लेने चाहिए? देखिए, जब हम बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के डिवीज़न की, तो प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटीन हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। अगर हम रफ़ आइडिया की बात करते हैं तो करीब 1 ग्राम पर केजी आइडियल बॉडी वेट के हिसाब से हमारी डाइट में हमें प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। और कैलोरीज जो होती हैं वो हमारे बेसिकली लाइफस्टाइल और सेडेंट्री या आपका मॉडरेट जो भी वर्क पैटर्न है उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। अगर आपकी जॉब या आपका पूरा रूटीन बहुत ही ज़्यादा सेडेंट्री है, मतलब आपका पूरा दिन बैठे बैठे निकल जाता है, फिज़िकली आप एक्टिव नहीं हैं, तो कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट हमारे लिए कम होती है, क्योंकि हमारा जो आउटपुट है या हमारी जितनी भी कैलोरीज बर्न हो रही है वो काफ़ी कम बर्न हो रही है। वहीं अगर हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा है, हम थोड़ा हैवी काम कर रहे हैं, तो हमारी कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। और जो बहुत ज़्यादा हैवी काम करते हैं, जैसे कि लेबरर्स वाली जो महिलाएं हो गई, उनकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है तीनों का मिलाकर। तो जब हम सपोज़ अगर हम किसी महिला को बोल रहे हैं कि आप 1500 कैलोरीज़ की डाइट दिन में लीजिए, तो हम उसका डिवीज़न ऐसे करवाते हैं कि करीब 50 से 60% जो कैलोरीज़ हैं वो हमारी कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए, 20% अराउंड कैलोरीज़ प्रोटीन से आनी चाहिए, और वहीं 15 to 20% कैलोरीज़ हमारी फ़ैट से आनी चाहिए। तो ये जो 3 हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको हम टोटल 100% कैलोरीज़ में डिवाइड करते हैं। इस तरीके से आपकी डाइट में कैलोरी, प्रोटीन्स, कार्ब्स का और फैट का डिवीज़न होना चाहिए। जी सुरभि जी, अब क्या डाइट में शामिल करना चाहिए, इसको लेकर तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना चाहेंगे कि महिलाओं के लिए अच्छी डाइट कितनी ज़रूरी है? महिलाओं के लिए अच्छी डाइट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि महिलाएं किसी भी परिवार का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होती हैं। वो एक बैकबोन की तरह एक फैमिली के लिए काम करती है। महिलाओं को घर भी संभालना है, उन्हें अगर वो वर्किंग है तो अपना जॉब भी देखना है, अपने हस्बैंड को, अपनी जितनी भी फैमिली मेम्बर्स हैं, बच्चों को, उन्हें सबका ध्यान रखना है। तो उसके हिसाब से महिलाएं नॉर्मली क्या करती हैं, वो इन सब का ध्यान रखते रखते वो कहीं खो जाती हैं और वो खुद के बारे में कुछ सोचती ही नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि महिलाओं का जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होता है वो सबसे अलग होता है, क्योंकि वो बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस से गुजरती हैं अपने एक लाइफ स्पैन में। जैसे कि प्यूबर्टी या जो इनका एडोलेसेंस हेल्थ होता है, टाइम होता है, उसमें न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। आपकी प्रेगनेंसी और लैक्टेशन या जो चाइल्ड बर्थ गिविंग एज है उसमें महिलाओं की रिक्वायरमेंट बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाती है। लैक्टेशन में बिल्कुल डिफरेंट होती है। फिर जब वो अपनी 40s में आती हैं और मेनोपॉज का टाइम आता है, उस समय हार्मोनल चेंजेस काफ़ी होते हैं, तो उस समय न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट अलग हो जाती है। 50-60 साल की उम्र में जाके थोड़ी और डिफरेंट हो जाती है। तो हर एज ग्रुप में जो रिक्वायरमेंट है वो अलग होती है। बट अनफॉर्चुनेटली महिलाएं अपनी हेल्थ का, अपनी डाइट का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हैं। वो सोचती हैं कि जो घर में खाना बना है सबके लिए, उसी में से जो लेफ़्ट ओवर है वो खा के अपना पेट भर लिया जाए। खुद के लिए अलग से बना के क्या करना है, खुद के लिए मार्केट से नया कुछ ला के क्या करना है। और उन सारी चीज़ों की वजह से जो नॉर्मल डेफिशिएंसीज महिला में देखी जाती है वो है कि अनीमिया काफ़ी कॉमन होता है महिलाओं में, या कैल्शियम की कमी के कारण से महिलाएं ज़्यादा प्रोन होती हैं ऑस्टियोपोरोसिस या
वीक बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए, या फिर बहुत सारी अदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज महिलाओं में देखी जाती है। तो इन सब के हिसाब से महिलाओं को अपनी डाइट का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। कभी भी उन्हें ये नहीं करना चाहिए कि जो बच्चे के लिए बना है उसका बचा हुआ मैं खा लूँ, या जो हस्बैंड और घर के अदर फैमिली मेम्बर्स के लिए बना है उसका बचा हुआ खाना मुझे खाना है। हमें एक प्रॉपर पूरे दिन का रूटीन बनाना चाहिए। उसमें हमारे सारे जो फूड ग्रुप्स होते हैं जो कि हमें मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, हमारे शरीर की, हमारी एज रिलेटेड जितनी भी आवश्यकताएं हैं उसके हिसाब से हमें अपनी डाइट में ये सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करना चाहिए। जी सुरभि जी, महिलाओं में सबसे बड़ी समस्या है खून की कमी। महिलाओं में अनीमिया की शिकायत देखी जाती है और खून की कमी को दूर करने के लिए ऐसे में महिलाओं को अपनी डाइट में क्या शामिल करना चाहिए? खून की कमी ज़्यादातर देखने का एक सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि एक तो महिलाएं अपनी खान पान का ध्यान नहीं रखती हैं, जैसा कि अभी हमने पहले डिस्कस किया, जो बचा है वो खाती हैं। दूसरी चीज़ कि एवरी मंथ जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें ब्लड लॉस होने की वजह से भी महिलाओं में खून की कमी होती है। तो खून की कमी बेसिकली अगर है तो आपको अपनी डाइट में आयरन रिच फूड आइटम्स को शामिल करने की ज़रूरत है। केवल आयरन को शामिल करने से हमारा पूरा काम नहीं होगा। आयरन के साथ साथ उसके एब्जॉर्प्शन को बेहतर करने के लिए हमें विटामिन सी युक्त भोज्य पदार्थ को भी डेली रूटीन डाइट में ऐड करना होगा। आयरन की जब हम बात करते हैं तो सभी तरीके की ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, या अंकुरित दालें हैं, या फिर हमारा जैसे कि चुकंदर आ गया, इन चीज़ों को, अनार है, तो ये सारी चीज़ें हमें अपनी डाइट में ऐड करनी चाहिए। काले तिल आ गए हमारी डाइट में, इन चीज़ों को हमें ऐड करना है। साथ ही जो महिलाएं नॉनवेज खाती हैं वो कुछ मात्रा में नॉनवेज को भी अपनी डाइट में ऐड कर सकती हैं, बट ध्यान रखिए कि आपको जो मीट्स हैं उनको अपनी डाइट में ऐड नहीं करना है। जब भी आप बीन्स या वेजिटेबल्स खा रहे हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा रहे हैं, बीन्स या स्प्राउट्स खा रहे हैं, चुकंदर खा रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों में आयरन की मात्रा अच्छी होती है, बट उस आयरन को अपनी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में एब्जॉर्ब करने के लिए आपको विटामिन सी युक्त भोज्य पदार्थों को ऐड करना होगा, जैसे कि नींबू या जितने भी हमारे खट्टे फल हैं, आंवला है, फल व फलों के रस को आप अपनी उस मील में शामिल करिए। अगर आप ऐसा करके लेंगे तो डेफिनेटली आपके जो आयरन की कमी है शरीर में उसको हम पूरा कर पाएंगे। इसके साथ साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं या नट्स एंड सीड्स हैं, वो भी हमें अच्छी मात्रा में आयरन देते हैं, तो उन्हें भी हमें अपनी रूटीन डाइट में शामिल करना चाहिए। जी सुरभि जी, एक दूसरी बड़ी समस्या जिसको लेकर आपने बताया कि ऑस्टियोपोरोसिस ये बड़ी समस्या है, तो ऐसे में हड्डियों की मजबूती के लिए महिलाओं को क्या खाना चाहिए? महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस देखे जाने का रीज़न ये भी होता है कि उनका जो कैल्शियम का इंटेक है वो उनकी रिक्वायरमेंट से काफ़ी कम होता है। दूसरा, जब महिला प्रेग्नेंट होकर एक बच्चे को जन्म दे रही है तो बच्चे के साथ साथ काफ़ी मात्रा में कैल्शियम बच्चा मतलब आपके शरीर से जब ले गया है तो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, और हमारी बॉडी में जितना इनवॉलंटरी वर्क चल रहा है या आपके ब्लड में जितने भी कैल्शियम की ज़रूरत है नॉर्मल वर्क के लिए, उसको पूरा करने के लिए हमारी बॉडी हमारी हड्डियों में से कैल्शियम को निकाल के ब्लड में पूरा मेंटेन कर लेती है, ताकि हमारी डेली रूटीन की अंदर की जो बॉडी की एक्टिविटीज़ है वो नॉर्मल चलती रहें। और इसका रिजल्ट ये होता है कि हमारी हड्डियाँ धीरे धीरे कमज़ोर होने लग जाती है। हड्डियों के लिए को मजबूत रखने के लिए 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं: कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी। कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए हमें अपनी डाइट में दूध व दूध से बने पदार्थों को शामिल करना चाहिए। कैल्शियम फोर्टिफाइड आजकल बाज़ार में बहुत सारे अदर फूड आइटम्स भी अवेलेबल होते हैं, उन्हें शामिल करना चाहिए। रागी एक अनाज है जिसे हम नचनी भी बोलते हैं, वो उसमें कैल्शियम की मात्रा काफ़ी अच्छी पाई जाती है, उसे भी हम अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। कुछ वेजिटेबल्स जैसे कि ब्रोकली है या कुछ नट्स एंड सीड्स हैं, इन सब में कैल्शियम की मात्रा अच्छी होती है, तो इन सभी चीज़ों को हमें रूटीन में शामिल करना है। साथ ही साथ जो विटामिन डी होता है वो कैल्शियम के हमारे शरीर में एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। तो विटामिन डी हमें, जो लोग अंडा वगैरह खाते हैं उन्हें बहुत थोड़ी सी मात्रा में उससे भी मिल जाता है, या फिर जो सनलाइट का एक्सपोजर होता है उससे हमें विटामिन डी मिलता है। और इसके अलावा तीसरी जो चीज़ है वो हमारे लिए विटामिन डी के सप्लीमेंट्स हैं। तो इन चीज़ों को कैल्शियम के इंटेक के साथ हमें रूटीन में ऐड करना चाहिए ताकि हमारे शरीर में
एब्जॉर्प्शन जो है कैल्शियम का वो अच्छे से हो सके। साथ ही साथ मैग्नीशियम इसलिए ज़रूरी है ताकि वो आपके जो ब्लड में कैल्शियम है उसको वापस से बोन्स में पहुंचाने में मदद करता है एब्जॉर्प्शन में। तो मैग्नीशियम आपको मिलेगा बहुत मोस्टली सारे नट्स एंड सीड्स से या अदर अपने जितने भी हेल्दी फूड आइटम्स हैं, सीरियल्स हैं, कुछ बीन्स हैं, इनसे मैग्नीशियम मिलता है। तो इन्हें हमें अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। जी सुरभि जी, महिलाओं में पुरुषों की तुलना में ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी भी देखी जाती है, तो ऐसे में क्या लाइफस्टाइल में बदलाव करने चाहिए? महिलाओं में स्ट्रेस और एंजाइटी का एक बहुत ही बड़ा रीज़न होता है हार्मोनल चेंजेस। महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम उसे प्यूबर्टी या फिर प्रेगनेंसी लैक्टेशन के हिसाब से देखें या मेनोपॉज के हिसाब से देखें या फिर हम अपनी डेली मंथली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें भी हमारे जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स हैं वो काफ़ी फ्लक्चुएट करते हैं और उसकी वजह से सबसे ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन महिलाओं को फील होता है। इसके अलावा जो डेली रूटीन का स्ट्रेस है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या खुद की हेल्थ है, अदर जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसकी वजह से महिलाएं एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए ज़्यादा प्रोन होती हैं। उसको बचाने के लिए, उससे महिला को बचाने के लिए कुछ चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि डेली रूटीन में कम से कम 1 घंटे की फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूरी है। अगर आप फिज़िकली एक्टिव रहेंगे तो आपकी बॉडी में एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल के लेवल्स कम होंगे और जो एंडोर्फिन हैप्पी हार्मोन है उसके लेवल्स वो ज़्यादा रिलीज़ होगा। तो ये काफ़ी हद तक आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन को बैलेंस और मैनेज करने में आपकी मदद करेगा। उसके बाद हमें रूटीन में जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं उनको अपने रूटीन का पार्ट बनाना चाहिए, जैसे कि योगा है या मेडिटेशन है, 20 to 30 मिनट्स रूटीन में डालना चाहिए। फिज़िकल एक्टिविटी में वॉक, डांसिंग या आपको कोई आउटडोर गेम पसंद है, स्विमिंग पसंद है, जो आपको पसंद है, आपकी हॉबी है, आप उसको ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हमें जो रूटीन में एक और चीज़ ऐड करनी है वो है प्रॉपर स्लीप। पुअर स्लीप की वजह से भी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं और उसकी वजह से हमारी जो एंजाइटी और स्ट्रेस है वो बढ़ जाता है। कम से कम 6 से 7 घंटे की साउंड स्लीप हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो आपको रूटीन में लेनी है। साथ ही साथ डाइट में जो चेंजेस करने हैं उसमें है कि हमें फर्मेंटेड फूड आइटम्स डाइट में ऐड करने चाहिए या फाइबर रिच जितने भी फूड आइटम्स हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिससे हमें मिलते हैं, जैसे कि साबुत अनाज, साबुत दालें, फल, सब्जियां, सलाद, इन सारी चीज़ों को हमें अपनी रूटीन डाइट में ऐड करना चाहिए। साथ ही साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच भोज्य पदार्थों को ऐड करना चाहिए। इसमें हमारे नट्स एंड सीड्स आ गए या जो डिफरेंट हमारे ऑयल्स हैं, फ्लैक्सीड ऑयल्स हैं, वॉलनट ऑयल है, इन सारी चीज़ों को हम डाइट में ऐड करके काफ़ी हद तक एंजाइटी और डिप्रेशन से अपने आप को बचा सकते हैं। और एक और चीज़ कि आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, अपनी बॉडी के हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन रखिए। सुरभि जी, 20 के होने के बाद हार्मोनल चेंजेस महिलाओं में होते हैं और उसके बाद भी मेनोपॉज होता है 40 से 45 की उम्र के बाद, तो ऐसे में महिलाओं को डाइट में क्या शामिल करना चाहिए? अगर हम मेनोपॉज की बात करते हैं तो उस टाइम हमारे शरीर में हार्मोन्स में बहुत ज़्यादा उथल पुथल होती है, हमारी मेटाबॉलिक रेट भी डाउन हो जाती है, बहुत फीमेल्स में हॉट फ्लैशेस आने लगते हैं। तो उस समय बैलेंस डाइट लेना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैलेंस डाइट की बात करते हैं तो कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। उसके साथ साथ जितने भी ज़रूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मतलब विटामिन्स और मिनरल्स हैं, उनका एक प्रॉपर कॉम्पोजिशन या प्रॉपर अमाउंट हमारी डाइट में होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को ऐड करेंगे। साथ ही साथ ये जितने भी हॉट फ्लैशेस या हार्मोनल इम्बैलेंस हैं उनको मैनेज करने के लिए आइसोफ्लेवोनॉइड्स काफ़ी हद तक हमारे लिए सहायक होते हैं, जो हमें मिलते हैं सोयाबीन और सोयाबीन से रिलेटेड फूड प्रोडक्ट से, जैसे कि सोयाबीन की दाल है, टोफू है, सोयाबीन का दूध है या सोया का कर्ड है, सोया का पनीर है। तो इन चीज़ों को हमें अपने रूटीन डाइट में शामिल करना चाहिए। उससे काफ़ी हद तक जो हार्मोनल इम्बैलेंस से होने वाले हॉट फ्लैशेस या जितने भी इश्यूज़ हम फेस कर रहे हैं उनको मैनेज करने में हमें मदद मिलेगी। साथ ही साथ वाटर का इंटेक हमें अच्छा रखना है।
हमारी मेंटल पीस को मैनेज करने के लिए आपको डेली रूटीन में फिज़िकल एक्टिविटी, जिसमें आप कहीं भी बाहर जाके अपना कुछ कार्डियो एक्सरसाइजेज या हल्का फुल्का वेट ट्रेनिंग्स कर रहे हैं अपनी मसल्स को स्ट्रेंथन रखने के लिए, साथ ही साथ मेंटल पीस के लिए आप हल्का फुल्का योगा या मेडिटेशन कर रहे हैं। तो मतलब कि रोज़ 24 घंटे में से 1 घंटा आपको अपनी फिज़िकल एक्टिविटी के लिए निकालना है। नट्स एंड सीड्स को रूटीन की डाइट में ऐड करना है। ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स मिलेंगे, काफ़ी हद तक आपको हेल्प करेंगे। अच्छी मात्रा में फाइबर लेना है। फाइबर आपको मिलेगा साबुत अनाज से, दालों से या फल सब्जियां सलाद से। जितना भी वाइट और रिफाइंड शुगर है या फ्लावर्स हैं उनको आप अपनी डाइट में से पूरी तरह से हटा दीजिए। नॉर्मली मेनोपॉज के समय पे महिलाओं में कैल्शियम की कमी भी काफ़ी देखी जाती है क्योंकि ईस्ट्रोजन के लेवल्स कम हो जाते हैं। तो उस समय पे आपको कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए दूध और दूध से बने भोज्य पदार्थों को अपने रूटीन में अच्छी मात्रा में शामिल करना है ताकि आपकी हड्डियां मजबूत रह सकें और फ्यूचर में होने वाले फ्रैक्चर्स या ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी से हम अपने आप को बचा सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप ध्यान में रख के अपने मेनोपॉज के जो ईयर्स हैं उनको काफ़ी ईज़ कर सकते हैं और काफ़ी आसानी से उस समय से निकल सकते हैं। जी सुरभि जी, अब बात करते हैं प्रेगनेंसी की। गर्भवती महिलाओं के लिए पोषक तत्व बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं क्योंकि एक और जान है जिसका ध्यान रखना है। तो ऐसे में प्रेगनेंसी के दौरान क्या फूड्स शामिल किए जाने चाहिए? जब हम गर्भवती महिलाओं की बात करते हैं तो प्रेगनेंसी को हम 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं, जो कि 3 ट्राइमेस्टर्स के नाम से हम जिन्हें बोलते हैं। फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर होता है उसमें ज़ायगोट या एम्ब्रियो का साइज़ इतना कम होता है कि हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स बढ़ती नहीं है, बट हमें जो एक हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट होती है वो लेनी होती है ताकि हमारे अंदर जो एक जान पल रही है उसका प्रॉपर, उसका मानसिक शारीरिक विकास अच्छे से हो सके। तो सबसे पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हार्मोनल चेंजेस भी काफ़ी होते हैं, तो महिलाएं अपनी बॉडी को, अपने आप को उन हार्मोनल चेंजेस के साथ बैलेंस करने में ही उन्हें काफ़ी मुश्किल आती है। बहुत लोगों को मॉर्निंग सिकनेस भी होती है या कॉन्स्टिपेशन, हार्टबर्न, बहुत सारे इश्यूज़ आने लग जाते हैं। तो महिलाओं को एक वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस डाइट लेनी चाहिए जिसमें कि सभी तरीके के पोषक तत्व हमें मिल जाएं। सेकेंड ट्राइमेस्टर से धीरे धीरे हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है वो बढ़ने लग जाती है क्योंकि जो हमारे अंदर फीटस है उसका साइज़ ग्रो करने लगता है। तो उस समय पे आपकी कैल्शियम की, आयरन की सारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं। तो हमें धीरे धीरे दूध व दूध से बने पदार्थों की मात्रा भी बढ़ानी चाहिए। बच्चे के प्रॉपर विकास के लिए प्रोटीन की मात्रा को हमें बढ़ाना है ताकि उसकी बॉडी का प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। कैल्शियम लेना है ताकि उसकी हड्डियों को मिल सके। आयरन लेना है ताकि प्रॉपर उसके ब्रेन का और सभी चीज़ों का विकास हो सके। साथ ही साथ हमें और बचे हुए सारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को रूटीन में, जैसे कि फ़ैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ताकि प्रॉपर एनर्जी मिलके माँ अपने थ्रू बच्चे को भी प्रॉपर एनर्जी दे सके, उसको प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट दे सके ताकि उसका विकास हो पाए। सबसे ज़्यादा जो बच्चे की ग्रोथ होती है वो थर्ड ट्राइमेस्टर में होती है, तो उस समय पे मदर की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। बट उसके साथ साथ और इश्यूज़ भी बढ़ने लग जाते हैं, जैसे कि इंडाइजेशन है, हार्टबर्न है, या मदर को चलने फिरने में प्रॉब्लम आ रही है, या उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो रही है। तो उस समय पे या कुछ मदर्स में हार्मोनल इम्बैलेंस या प्रीवियसली अगर वेट ज़्यादा गेन हो गया है या उन्होंने प्रेगनेंसी ज़्यादा वेट से चालू की है, तो कुछ मदर्स में हाइपरटेंशन या जेस्टेशनल डायबिटीज़ या ओबेसिटी भी काफ़ी बढ़ जाती है। तो इस समय पे जो हमारी सिचुएशन है उसके हिसाब से हमें एक प्रॉपर डाइटिशियन की मदद से एक डाइट बनवानी चाहिए जिसमें कि आपके लिए और बच्चे के लिए जो भी न्यूट्रिशन ज़रूरी है वो सब हमें मिल पाए, और बढ़ी हुई कैल्शियम की या आपकी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स की मात्रा हम पूरी तरीके से कर पाएँ। साथ ही साथ मदर्स को फिज़िकली जितना हो सके एक्टिव रहना है। मील्स को छोटे छोटे भागों में लेना है, ना कि बड़े बड़े मील्स लेने हैं, क्योंकि अगर आप बड़े मील्स लेंगे तो आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आप पूरे दिन के मील्स को कम से कम 6 से 8 भागों में डिवाइड करके लें। पानी अच्छे से पीजिए। रिफाइंड और प्रोसेस्ड फूड को अपनी डाइट से बिल्कुल हटा दीजिए। तला हुआ या बहुत ज़्यादा स्पाइसी बाहर का स्ट्रीट फूड ये अपनी डाइट में शामिल मत करिए।
कैफ़ीन को, निकोटीन को, इन चीज़ों को या कोल्ड ड्रिंक्स को या जितना भी प्रोसेस्ड फूड होता है उसको हमें अपनी डाइट से पूरी तरीके से हटा देना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आपके और आपके बच्चे के ऊपर डाल सकते हैं। तो ये सारे चेंजेस हैं जो एक प्रेग्नेंट महिला को करनी चाहिए अपनी डाइट में, ताकि वो बच्चे को प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन दे पाए। जी सुरभि जी, अब बात करते हैं इसके सेकंड फेज़ की, यानी ब्रेस्ट फीडिंग का जब दौर आता है तो उस दौरान माएँ जो हैं उनकी दिन भर की डाइट किस तरह की होनी चाहिए? जितनी भी लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको भी डेफिनेटली अपनी डाइट को थोड़ा सा बढ़ाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन में या मिल्क सिक्रीशन में वो चीज़ हेल्प करती है। तो आपके दिन भर की डाइट में पर्याप्त मात्रा में कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स और जितने भी न्यूट्रिशंस हैं वो होने चाहिए। मॉर्निंग में आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं कि आपने चाय या दूध के साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए, फिर आप नाश्ते में प्रॉपर मात्रा में दूध लीजिए। दूध के साथ कोई भी अनाज का एक पोर्शन होना चाहिए, जिसमें आप पोहा, उपमा, दलिया, ओट्स, उत्तपम कुछ भी आप ले सकते हैं। ओट्स हैं वो मिल्क सीक्रेशन में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो जिन महिलाओं को मिल्क कम प्रोड्यूस हो रहा है वो अपनी डाइट में लहसुन है, ओट्स हैं, दाना मेथी है या कुछ नट्स एंड सीड्स हैं, इनको अगर रूटीन में शामिल करेंगी तो काफ़ी हद तक मिल्क सीक्रेशन को इंक्रीज़ करने में ये चीज़ें मदद करती हैं। नाश्ते के बाद मॉर्निंग में आपको कुछ भी फ्रूट्स या साथ में कैल्शियम प्रोटीन से रिलेटेड चीज़ें लेनी है, जिसमें आप पनीर, टोफू इन चीज़ों को शामिल कर सकती हैं या रसगुल्ला शामिल कर सकती हैं। लंच के समय पे पर्याप्त मात्रा में आपकी डाइट में फ़ाइबर होना चाहिए ताकि कॉन्स्टिपेशन आपको ना रहे। अगर आपको गैस या ब्लोटिंग या एसिडिटी की समस्या हो रही है तो आप फाइबर को रॉ फॉर्म में ना लेके उसे थोड़ा पका के ले लें। मतलब आप सलाद को रॉ नहीं लेके आप उसे सूप या स्टीम्ड सैलड के रूप में ले लें। साथ में आपकी जो प्लेट है वो एक पर्याप्त कंप्लीट मील वाली होनी चाहिए, उसमें अनाज भी होना चाहिए जिसमें आप होल सीरियल्स ले रहे हैं, साथ में आपका प्रोटीन का सोर्स भी होना चाहिए जिसमें आप दही या दाल में से कुछ भी शामिल कर सकते हैं। वेजिटेबल पूरी मात्रा में होनी चाहिए। खाने को पैलेटेबल और अच्छा बनाने के लिए उसमें फ़ैट भी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए और फ़ैट आपको हेल्दी फ़ैट रखना है। फिर आप शाम को 4-5 बजे के आसपास अगेन एक छोटा स्नैक ले सकती हैं, जिसमें आप कोई भी दाल का चीला या भुने मखाने या ढोकला या स्प्राउट चाट, स्प्राउट टिक्की, इन चीज़ों को अपनी चाय या दूध के साथ शामिल कर सकती हैं। रात को वापस से आपको अच्छी मात्रा में फाइबर डाइट में लेना है, साथ में एक प्रोटीन का सोर्स जिसमें दाल या दही या पनीर हो सकता है, अनाज, और उसके साथ साथ अच्छी भरपूर मात्रा में सब्जियां आपको लेनी है। और सोने से पहले वापस से महिलाएं दूध ले सकती हैं ताकि वो उनकी बढ़ी हुई जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है उसको काफ़ी हद तक पूरा कर पाएँ। हरी सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल करिए ताकि आप जो आयरन की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर पाएँ। छोटे छोटे मील्स लीजिए, साथ में पानी अच्छे से पीजिए। लिक्विड का इंटेक जितना करेंगे उतना मिल्क सीक्रेशन में आपको हेल्प मिलेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। अगर आप स्ट्रेस में रहेंगी तो वो मिल्क प्रोडक्शन को काफ़ी हद तक हिंडर कर सकता है। तो आप अपने और बच्चे के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन बना के रखें। जब भी आप बेबी को फीड करा रहे हैं आप कोशिश करें कि आप पूरे दिन हैप्पी रहें, खुश रहें, स्ट्रेस फ्री रहें और अपनी डाइट को पर्याप्त मात्रा में लेते रहें। जी सुरभि जी, महिलाएं जो हैं वो दोहरी जिम्मेदारी निभाती हैं, उन्हें घर भी संभालना होता है, इसके अलावा ऑफिस अगर जाने वाली महिलाएं हैं तो उन्हें ऑफिस भी देखना होता है। तो ऐसे में जो वर्किंग वुमेन है जो बहुत ज़्यादा बिजी रहती है, ऐसे में उनका डाइट चार्ट किस तरह से होना चाहिए, कब उन्हें क्या खाना चाहिए? देखिए, वर्किंग वुमेन के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होता है फैमिली और उनके वर्क प्लेस दोनों चीज़ों को मैनेज करने के साथ साथ अपने आप को हेल्दी रखना। तो वर्किंग वुमेन्स को सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं वो ये हैं कि कभी भी जल्दबाजी में अपना कोई भी मील स्किप नहीं करना चाहिए। नॉर्मली फ़ीमेल सुबह सारा काम करते करते भागा दौड़ी में सोचती हैं कि ब्रेकफास्ट छोड़ देते हैं, हमारा वेट गेन हो रहा है, हम डायरेक्ट लंच कर लेंगे। बट वो चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि अगर ब्रेकफास्ट जो है हमारे एक दिन को स्टार्ट करने का सबसे इंपॉर्टेंट मील है, वो हमारी मेटाबॉलिक रेट को भी बूस्टअप करने में हमारी मदद करता है। अगर हम ब्रेकफास्ट ही छोड़ देंगे तो आपकी मेटाबॉलिक रेट भी डाउन हो जाएगी, आपके एनर्जी लेवल्स भी डाउन हो जाएंगे और जो कि आप
को पूरे दिन आपके रूटीन को मैनेज करने में मदद करते हैं। तो आप अपने रूटीन को मैनेज नहीं कर पाएंगी, बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो जाएंगी। तो हमें सुबह अपना दिन प्रॉपर एक, अगर आप टाइम थोड़ा सा निकाल सकें, टाइमली उठिए। टाइमली उठने के लिए आपको सबसे ज़रूरी है कि आपको टाइमली रात को सोना पड़ेगा, मतलब 6 से 8 घंटे की साउंड स्लीप लीजिए। टाइमली मॉर्निंग में उठ के थोड़ा बहुत अपना कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करिए, उसमें आपका योगा, मेडिटेशन, वॉक, जॉगिंग कुछ भी शामिल हो सकता है। उसके बाद आप अपना प्रॉपर टी या ग्रीन टी लीजिए, साथ में नट्स लीजिए। फिर आप अपना प्रॉपर नाश्ता करके घर से जाइए, जिसमें आपका अनाज और प्रोटीन का मिक्सचर होना चाहिए। जैसे कि आपने एक सर्विंग दूध लिया और साथ में आपने कोई भी अनाज लिया। ऑफिस में जब आप बैठी हैं, और अगर बहुत फीमेल्स की प्रॉब्लम होती है कि ऑफिस में नींद आती है, तो हमारा चाय का या कॉफ़ी का इंटेक काफ़ी मात्रा में हो जाता है, जिसकी वजह से वज़न बढ़ने लगता है या फिर उनके स्लीप डिस्टर्बेंसेस होने लग जाते हैं। तो महिलाओं को ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि उन्हें कैफ़ीन का इंटेक ज़्यादा नहीं करना है। उसके लिए वो कैफ़ीन फ्री ग्रीन टीज़ भी आती हैं, वो अपने दिन के रूटीन में शामिल कर सकती हैं, या फिर नींबू पानी है, नारियल पानी है, इन चीज़ों को रूटीन में अपने आप को एक्टिव रहने के लिए शामिल कर सकती हैं। तो ये चीज़ें वो मिड मॉर्निंग के टाइम पे ले सकती हैं। फिर आप अपना प्रॉपर लंच कीजिए। लंच में आपको एक कंप्लीट मील लेके जाना है, जिसमें आपका सैलड भी होना चाहिए, अनाज के साथ आपका दाल या दही, और भरपूर मात्रा में सब्जियाँ होनी चाहिए। इन चीज़ों को आप लंच में करेंगे। शाम को आप अगर ऑफिस में ही हैं तो आप अपने साथ फ्रूट्स ले जा सकती हैं, जिन्हें आप ग्रीन टी के साथ ले सकती हैं, और उसके साथ कुछ थोड़ी मात्रा में रोस्टेड चना, रोस्टेड दालें, रोस्टेड मखाना ऐड कर सकती हैं। वो आपकी जो भूख है उसको भी शांत करेगा और आपको अननेसेसरी कुछ भी मंच करने से रोकेगा। साथ ही साथ आपको प्रोटीन और फ्रूट्स आपको एंटीऑक्सीडेंट्स देंगे। रात को घर जाने के बाद डिनर हमें थोड़ा सा हल्का रखना है, क्योंकि डिनर के बाद हम मोस्टली फिज़िकली इनएक्टिव हो जाते हैं। पूरे दिन थके रहने के कारण हम बाद में कोई फिज़िकल एक्टिविटी भी नहीं कर पाते। तो डिनर को आप थोड़ा लाइट रखिए, लेकिन उसमें आप कार्ब्स, प्रोटीन, फैट का प्रॉपर कॉम्बिनेशन लीजिए, सब्जियां अच्छे से लीजिए। डिनर करते ही तुरंत आपको बेड पे लेटना नहीं है। आपके डिनर और स्लीप टाइम में कम से कम 2 घंटे का गैप होना चाहिए। डिनर करने के बाद आप हल्का फुल्का वॉक चालू कर सकते हैं 10-15 मिनट्स की। वो जो स्ट्रोलिंग या लाइट वॉक होगी वो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने में मदद करेगी। और रात को अगर आपको स्लीप रिलेटेड इश्यूज़ हैं कुछ भी, तो आप हल्का फुल्का कुछ भी मेडिटेशन करके सो सकते हैं, या अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को अपने रूम से बाहर रखें। हल्का आपको कुछ म्यूज़िक सुनने की आदत है या कुछ बुक्स रीडिंग की आदत है, तो वो चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपकी स्लीप को काफ़ी हद तक इम्प्रूव होने में मदद मिल पाएगी। जी सुरभि जी, क्योंकि महिलाएं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हैं, तो ऐसे में वो लेट सोती हैं और फिर जल्दी भी उठ जाती है, तो ऐसे में कितने बजे तक उनका डिनर हो जाना चाहिए? हम सजेस्ट करते हैं कि अगर महिलाओं को 6 बजे उठना है तो अराउंड 10 से 11 बजे वो सो जाएं, और अगर वो 10 से 11 बजे सो रही हैं तो करीब 7 से 8 बजे के आसपास उनका डिनर कंप्लीट हो जाना चाहिए। बट इसके साथ एक प्रॉब्लम और आती है जो नॉर्मली हम सुनते हैं कि रात को सोते समय भूख लगने लग जाती है और फिर वो कुछ भी गलत खाने लग जाती हैं, जिसकी वजह से वेट पुट ऑन होने लग जाता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमें डिनर में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन्स और कार्ब्स और फाइबर को लेना ज़रूरी है। फाइबर के लिए आप अच्छी मात्रा में सलाद खाइए या सूप्स लीजिए। वेजिटेबल के पोर्शन को बढ़ा दीजिए। चपाती अगर आप जब ले रहे हैं तो आप उसको साबुत अनाज की लीजिए, और आप जितना भी मतलब मल्टीग्रेन आटे की चपाती लीजिए, रिफाइंड फ्लावर की ना लीजिए। अच्छी मात्रा में सब्जियां अपने डाइट में ऐड करिए, और प्रोटीन का कोई भी एक सोर्स जैसे कि पनीर या दाल अपनी डाइट में ऐड करिए। अगर डाइट को आप इस तरीके से लेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी सैटिस्फैक्टरी वाली डाइट रहेगी, और फिर आपको रात को भूख नहीं लगेगी। और फिर भी अगर आपको रात को भूख लग रही है तो आप कुछ भी हेल्दी जैसे कि सूप्स का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा बना के रख दीजिए। वो चीज़ सूप आप रात को अगर लेंगे तो वो आपको कोई नुकसान भी नहीं करेगा, और साथ ही साथ आपके पेट को भरने में भी आपकी मदद करेगा। जी सुरभि जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महिला कामकाजी हो या गृहिणी, वो पूरे परिवार की देखभाल करती है। ऐसे में महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना चाहिए। 30 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाओं को तो अपनी सेहत पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए।
खासकर वो क्या खाती हैं इस पर गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका असर उनकी पूरी सेहत पर पड़ता है। तो संतुलित और सेहतमंद आहार लीजिए ताकि आप अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रख सकें। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।